A very warm regards to you all. My name is Sanjeev Roy and I welcome you all on behalf of Mindscriptus IAS. Today, I have called Sudhir Kumar, rank 1 of 66th BPAC, to guide aspirants for the preliminary exam. जैसा कि हमने देखा 69th बीपीएससी का एग्जाम अभी जस्ट हुआ है और पेपर बहुत ही डाइसी था। तो जो भी बच्चे 70th बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स का, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बेटर होगा, उनके लिए क्या रिसोर्स लिस्ट बेटर होगा। बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं और उन डाउट्स को कौन बेहतर क्लियर कर सकता है देन सुधीर कुमार, रैंक 1 66th बीपीएससी हिमसेल्फ। And therefore, I welcome Mr. Sudhir Kumar with all pleasure at my command. Thank you संजीव सर for inviting me to guide the students for prelims. मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये ट्राई करूँगा कि मिनिमम एफर्ट्स में किस तरीके से प्रीलिम्स को तैयार किया जा सकता है। फिर से मेरा एक हमेशा ये कहना रहता है कि हर एक का प्लानिंग जो होता है और स्ट्रेटजी होता है वो अलग होता है। तो मैं किस तरीके से करता हूं, मैं उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कम समय में किस तरीके से प्रीलिम्स को तैयार कर सकते हैं और जिससे कि बचे हुए टाइम को हम मेंस में यूटिलाइज कर पाए। तो मेरी एक आदत रही है कि मैं हमेशा से ही प्रीलिम्स के क्वेश्चंस या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को देखता हूं, रिव्यू करता हूं। तो जैसा कि मैंने देखा है कि 66, 67, 68 तो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न में थोड़ा सा एक चेंज आया है, जिसमें कि एक यूपीएससी का ओरिएंटेशन आ रहा है। और क्योंकि मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी दिया है एंड आई हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। पिछली बार मैंने 110 स्कोर किया था और इस बार भी आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 120। तो मुझे लगता है कि शायद मैं एक अच्छा प्लान और एक अच्छा स्ट्रेटेजी आपको बता सकता हूं। पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो भी चेंजेस आए हैं 69th बीपीएससी में मेनली, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो मैं एक एक करके जो हमारे 7-8 सब्जेक्ट्स हैं मैं उनको लिखता हूं और उसके चेंजेस को बताने की कोशिश करूंगा और उसको किस तरीके से तैयार किया सकता है ये भी मैं बताऊंगा। और एक जो सोर्स है, क्योंकि बोला जाता है कि हमें यूपीएससी या बीपीएससी कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए सोर्सेज को मिनिमम रख के रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन को मैक्सिमाइज करना है। तो इसीलिए मैं एक एक डेफिनेट सोर्स आपको बताते जाऊंगा। आप चाहे तो एक ऑल्टरनेटिव सोर्स भी यूज कर सकते हैं, बट ये करना है कि सोर्सेज को मिनिमम रखा जाए और एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक को यूज किया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे आसान सेक्शन जो बीपीएससी में आता है, उसे हिस्ट्री से। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे इजी सब्जेक्ट हिस्ट्री से। तो इसमें बीपीएससी ने जो एक चेंज किया है उसमें इससे पहले आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट्स जो थे ये नहीं आता था। तो इस बार हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जो जनरल हिस्ट्री के जो पहले क्वेश्चन आते थे उनमें 4 पार्ट्स होते थे। सबसे पहला जो पार्ट था वो अपना एंशिएंट इंडिया था, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। दूसरा जो था वो था अपना मेडिवल। थर्ड वाज मॉडर्न और उसके बाद एक बिहार स्पेशल आता था। बट इस बार में चेंज किया गया है और इसके साथ इन चारों के साथ एक आर्ट एंड कल्चर को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी बुक्स हम रेफर कर सकते हैं। तो मेरा तो यही है कि सबसे फेवरेट जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटीज की बुक है एंशिएंट और मिडिवल के लिए, उसे हम यूज करें। उसके अलावा जो मॉडर्न है इसमें स्पेक्ट्रम यूज होता है और बिहार स्पेशल के लिए आप कोई भी एक रेफरेंस बुक या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का आप मैगजीन यूज कर सकते हो। और जो आर्ट एंड कल्चर है इसमें जो बुक मैं बोलूंगा वो नितिन सिंघानिया। बट नितिन सिंघानिया में भी ऐसा है कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं और बहुत बल्कि बुक है, इसको हम पढ़ नहीं सकते और पढ़ भी लेंगे तो इसको याद नहीं कर सकते। तो इसमें भी बहुत सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो अभी 3-4 चैप्टर मैं बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो चैप्टर नंबर 1 है जो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर का है। दूसरा आप लिटरेचर देख सकते हो और तीसरा जो है वो हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है।
ये देख सकते हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आप चाहे तो इससे ज्यादा जितना भी पढ़ लें वो कम ही रहेगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस और जो हमारे एंशिएंट और मेडिवल का है, हिस्ट्री का सिलेबस इनफाइनाइट है। बट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो ये 3 चैप्टर्स तो होने ही चाहिए। तो ये पहले नहीं था, अब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसे हमें पढ़ने की जरूरत है। आपको अगर ये बुक बहुत टफ लग रहा हो तो आप एक इसका ऑल्टरनेटिव और है जिसको पढ़ सकते हैं, और वो है हमारी एनसीईआरटी की फाइन आर्ट्स। ये भी बहुत अच्छी बुक है, खास करके मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो आप ये यूज कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के बाद हम सेकेंड सेक्शन ज्योग्राफी पे चलते हैं। तो उसके लिए जो ज्योग्राफी है, इसके लिए मैं हमेशा 2 बुक जो है हमारी एनसीईआरटी की क्लास 11th की, वो सफिशियंट है हमारे ज्योग्राफी के लिए। और क्लास 12th वाली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना काम का रिसोर्स को बढ़ाने का जरूरत नहीं है, वो हम इकोनॉमिक्स में कवर कर लेंगे। जो क्लास 12th की ज्योग्राफी है वो हम इकोनॉमिक्स से कवर कर लेंगे। तो इसकी क्लास 11th की 2 बुक्स हैं एनसीईआरटी के, उसे देख लीजिएगा। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हमारा हो जाता है मैप लोकेशन। दूसरा मैप लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मैप लोकेशन हम कितने चीजों का करें, तो क्योंकि मैप लोकेशन फिर से इनफाइनाइट प्लेसेस है, तो मैप लोकेशन में 2 चीजें हमेशा ध्यान देनी है। जो भी एनसीईआरटी में क्लास 11th की जितने भी प्लेसेस, जैसे हिल्स हो गए, माउंटेन चेन्स हो गए, प्लेटूज हो गए, जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सबको लोकेट कर लेना है। और दूसरा करंट अफेयर से लोकेशन करना है। ये 2 जो टॉपिक है इससे हमें मैप लोकेशन करना है। अब करंट अफेयर में फिर से इनफाइनाइट चीजें आएंगी, तो इसमें सिर्फ उन न्यूज को कवर करना है जो एटलीस्ट 3 से 4 डेज तक हर बार न्यूज में चल रहा हो। जैसे अभी इजराइल का जो गाजा ने से अटैक किया पैलेस्टीन ने, तो गाजा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से सिर्फ हमें उन चीजों को देखना है जो कि 3, 4, 5 दिनों तक न्यूज में चल रही हो। तो ज्योग्राफी के लिए बस ये 3 बुक, और ज्योग्राफी बहुत स्कोरिंग हो जाता है अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है। अगर आप चाहेंगे कि 1 लाइनर बुक कर ज्योग्राफी कर ले, तो अब वो जमाना खत्म हो चुका है। बीपीएससी भी अपने आप को अपग्रेड कर रही है, यूपीएससी के लेवल पर ला रही है। तो ज्योग्राफी के लिए ये 3 बुक काफी है। अगेन जो थर्ड सेक्शन है वो इकोनॉमिक्स का है। तो आप इससे पहले के जितने भी वीडियोस देखेंगे, ज्यादातर लोग बीपीएससी के लिए जो बताते थे वो बोलते थे कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, बजट ऑफ इंडिया, बिहार का जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे उसको पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स हो जाएगा। बट इस बार इको के साथ उन्होंने क्या किया है कि इसमें फिर से चेंज लाया है, और यूपीएससी के पैटर्न पे, जैसे मनी एंड बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, इनसे इन्होंने अपग्रेड किया है। तो अब हमें पूरी बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, फिर से 1 लाइनर या फिर जो नोट्स आते हैं उससे काम नहीं चलेगा। तो मैं जो बुक प्रिफर करता हूं वो नितिन सिंघानिया सर की है। आप चाहे तो दूसरा ऑल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं, बट मैं ये प्रेफर करता हूं। अब ये बुक में जो, अब इसमें भी प्रीलिम्स के बहुत सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो कि प्रीलिम्स में आते हैं, और कुछ चैप्टर्स हैं जो मेंस में आते हैं। तो इसलिए है कि पूरा ही बुक कर ले, जिससे कि आपको फिर से मेंस के लिए अलग से तैयारी करनी ना पड़े। तो इकोनॉमिक्स यहां से हो जाएगा। जो थर्ड है वो, फोर्थ है वो पॉलिटी है। तो उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर साल लक्ष्मीकांत रामबाण की तरह यूज होता है, तो आप लक्ष्मीकांत को करें, वो हर साल उसी से क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेटिव आते हैं। तो आप लक्ष्मीकांत कर ले, वो मोर देन इनफ है। और करंट अफेयर्स अगर 1-2 चीजें देख पाए तो वो सफिशियंट हो जाएगी। अब हम चलते हैं, जो अगला सेक्शन है वो हमारा साइंस पर है। तो इससे पहले फिर से इसमें भी एक अपग्रेडेशन आया है। इससे पहले जो बीपीएससी के सिलेबस में था वो बेसिक साइंस था, बेसिक साइंस था, जो कि क्लास 9th 10th की बुक से हो जाता था। एनसीईआरटी की क्लास 9th और 10th की बुक से हो जाता था। बट अब क्या हुआ है, इन्होंने बेसिक साइंस के साथ टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर दिया है। तो अब हमें जो बेसिक टर्म्स हैं साइंस एंड टेक के, वो पता होने चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप बेसिक जो टर्म्स हैं किसी भी एक मैगजीन या किसी भी मैगजीन या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से कर सकते हैं, और बाकी इसको सप्लीमेंट करेंगे हम करंट अफेयर से। करंट अफेयर से तो ये तब ये अपना पूरा जो हमारा सेक्शन है साइंस एंड टेक का, ये कवर होगा। क्योंकि यूपीएससी में बहुत पहले से ही साइंस एंड टेक आ रहा है, तो बीपीएससी ने भी अपने सिलेबस को साइंस एंड टेक की तरफ ले गए हैं अपने सिलेबस को। तो ये साइंस एंड टेक, तो टेक्नोलॉजी यहां इन दोनों से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो अपना करंट अफेयर का है। करंट अफेयर का है। अब इससे पहले क्या होता था कि हम कोई भी मैगजीन पढ़ लेते थे
और उससे करंट अफेयर आराम से 30-35 आते थे और उसमें से हम 25-30 कर पाते थे। इस बार फिर से इसमें उन्होंने चेंज किया है। और तो हमें करना क्या है कि अब एक कोई भी मैगजीन आपको यूपीएससी लेवल का पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऊपर ऊपर से इसको पढ़ना है, लेकिन एक मैगजीन तो पढ़ना पड़ेगा। अब हर मंथ में एक मैगजीन जो है 120-125 पेजेस का आता है किसी भी इंस्टीट्यूट का। तो अगर हम एक साल का देखें, 1.5 साल का अगर देखें, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1500-2000 पेजेस हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, तो हमें रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश है, तो द हिंदू के साथ जा सकते हैं। थोड़ी सी अगर इंग्लिश आपकी कमजोर है तो आप इंडियन एक्सप्रेस के साथ जा सकते हैं। और हिंदी, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो एक जनसत्ता करके आती है, तो आप जनसत्ता को पढ़ सकते हैं हिंदी में। या फिर कोई एक न्यूज़पेपर जो कि आपको ये बताइए कि इन मैगजीन्स में से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किन टॉपिक्स को छोड़ना है। फिर से ऐसे ही रैंडम कोई भी क्वेश्चन बीपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज में नहीं आता। ऐसे टॉपिक्स जो 3-4 दिन से करंट अफेयर में है, बस उन्हीं को हमें मार्क करना है। एक नोट्स बना ले जिसमें कि उन टॉपिक्स को आप अपने नोट्स में लिखते जाएं और मैगजीन से उनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ले। जैसे कि इस बार हम बात करें, जो टाइटन वाला आया था, जो कि टाइटेनिक शिप के लिए गया था। हम G20 की बात करें तो G20 तो आना ही आना था, हो सकता है कि मेंस में भी आ जाए। तो ऐसी चीजें जो बहुत लंबे समय से चल रही हैं, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब ये न्यूज़पेपर बहुत कंपलसरी हो गया है। हम ज्यादातर देखते हैं कि बीपीएससी के स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि हम एक आध मैगजीन पढ़ लेंगे और वहां से पास हो जाएंगे। तो ये अब नहीं चलेगा। हमें एक न्यूज़पेपर कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ना है, जिससे कि हम उन टॉपिक्स को सिलेक्ट कर पाए जो कि न्यूज में रहे हैं और कुछ ज्यादा दिन तक रहे हैं, जिससे कि हम फिल्टर आउट कर पाए मैगजीन्स के टॉपिक्स को। जो अपना 7th सेक्शन है, वो अपन जो है वो बिहार स्पेशल का है। इस बार नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत कम किए गए हैं, बट हमें इसके लिए अगले साल के लिए इसको इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है अगली बार बीपीएससी फिर से 25-30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से उठाकर दे दे। तो बिहार स्पेशल के लिए कोई भी एक बुक आप ले लें। जैसे कि मैंने इम्तियाज अहमद की बुक पढ़ी थी, बट वो हिंदी में है। तो इंग्लिश वाले, मुझे पता चला यहाँ आने के बाद कि जो माइंड आईएएस की कोचिंग है, उन्होंने इस बुक को कुछ शॉर्ट करके और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो आप इस मैगजीन को यूज कर सकते हैं। जो पीडीएफ आती है उसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी का इंग्लिश वर्जन है। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल वो ये यूज कर लें, जो हिंदी में वो ये यूज कर लें। अच्छा, इसमें भी क्या है कि बहुत ज्यादा है, बहुत मोटी बल्कि बुक है। तो आप इसमें से 2 सेक्शन को फिल्टर करें। एक तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार और दूसरा हिस्ट्री। इतने से काम हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन इधर उधर से अगर पॉलिटी से आएगा तो ठीक है, इतना तो रिस्क ले सकते हैं कि एक आध क्वेश्चन छोड़ दे। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री को एटलीस्ट इस बुक से कर लें तो ये सफिशियंट होगा। और अपना जो एक लास्ट सेक्शन है वो मैथ्स एंड रीजनिंग का है। मैथ्स और रीजनिंग का है। तो फिर से देखा गया कि लास्ट के 2-3 सालों में मैथ्स के पोर्शन को कम किया गया और रीजनिंग के पोर्शन को इंक्रीज किया गया है। तो इससे मुझे लगता है स्टूडेंट के लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि रीजनिंग 10-12 पैटर्न होते हैं, उसी पर रीजनिंग सॉल्व हो जाते हैं। तो आप कुछ नहीं कीजिए, कोई एक एसएससी की बुक उठाइए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो, और उसके जो नंबर्स वाले क्वेश्चन है और अल्फाबेटिक क्वेश्चन है, इन दोनों को कर जाए, जो एबीसी यूज करके और ये नंबरिंग यूज करके होते हैं। कोई भी एसएससी का एक बुक स्टैंडर्ड उठा सकते हैं और कुछ नहीं करना, हर एक सेक्शन से 10-10, 12-12 क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस कर लेना है। बट फिर से मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते। पता चला अगली बार बीपीएससी मैथ्स के क्वेश्चन को ही पूछ ले रही है, फिर से 10 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं। तो इसमें जो बेसिक टर्म्स है उसको यूज, बेसिक जो टॉपिक्स हैं मैथ्स के वो भी पढ़ कर जाए, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर जाए। जैसे कि टाइम एंड वर्क है, ये इनका फेवरेट टॉपिक होता है। दूसरा है इनका एक वॉच का प्रॉब्लम होता है, वॉच प्रॉब्लम। तो ये ऐसे जो बेसिक आए, तो ये पता कैसे चला कि क्या पढ़ना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे अच्छा मैथ्स और रीजनिंग के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बस बेसिक चीजें प्रैक्टिस करनी है और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो मैथ्स को कंटिन्यूटी रोज आधे घंटे दें, 40 मिनट दें, क्योंकि हमारा जो मेंस है उसमें भी डीआई यूज होता है। तो ये जो मैथ्स का सिलेबस है वो मेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो रोज अगर हम 15-20 मिनट्स दें, 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो अपना मैथ्स और रीजनिंग भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि ओवरव्यू जो ऊपर से था वो मैंने आपको बता दिया है। आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अगर ये आप सूट कर रहा है आप पर, तो आप इस प्लान को, इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा
सजेशन दिया है, बहुत ही अच्छा बुक लिस्ट दिया है मेरे को, तो काफी इंप्रेसिव लगा। एंड आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ माइंडस्कल्प्टर्स आईएएस एंड ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द एस्पिरेंट्स, बिकॉज आपने बहुत ही मेहनत से, मेरे को लगता है, सारी चीजों को एकदम समराइज कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पैटर्न दैट इज बीइंग फॉलोड बाय बीपीएससी इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। बिकॉज सर ने न्यूज़पेपर भी पढ़ने के लिए बोला है, यूपीएससी बीपीएससी के मैगजीन्स वगैरह को भी पढ़ने के लिए बोला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, इस प्लान को फॉलो करेंगे, इस रिसोर्स लिस्ट को फॉलो करेंगे। और ये रहा प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी। बहुत ही जल्दी हम लोग मेंस का भी स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे और उसी तरीके से हम लोग इंटरव्यू का भी स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।